आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट 2026 के बारे में। गेट 2026 का जो है पेपर स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट का हो चुका है, कुछ डिपार्टमेंट का अभी बाकी है। तो जिस डिपार्टमेंट का हो चुका है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनका होने वाला है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जो दिन अभी बचा हुआ है, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आप क्या क्या टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं, जो स्पेशली उन डिपार्टमेंट के लिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं बात करने वाली हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल। ये तीनों ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सब जो इसका जो सिलेबस रहता है वो 70 to 80% जो रहता है ना, वो दोनों में कॉमन रहता है। 70 to 80% सिलेबस तीनों डिपार्टमेंट पे कॉमन रहता है, और जो आगे का जो 30 to 20% रहता है वो अपना कोर में चला जाता है। ये मतलब इतना ही, थोड़ा सा 30 to 20% का जो वो है सिलेबस जो वो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो है एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, लेकिन ईसीई वालों का और इलेक्ट्रिकल वालों का अभी बाकी है। उनका 14 और 15 फरवरी को होगा। ये 7 फरवरी को एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी कि आप जो बचे हुए 2-3 दिन है ना, उसमें आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गेट में जो है वो पेपर जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मैंने पेपर दिया है, बहुत दिनों बाद दिया था मैंने, करीब 10 साल बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अभी समझते हैं कि जो है अभी गेट का सिलेबस क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, और आप लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वो अच्छे से करके जाइए। इन 2 दिनों में आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है वो मैक्सिमम रिवाइज करना होता है। तो सबसे पहले जैसे गेट में जो रहता है ना, गेट का जो सिलेबस रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये सबके लिए कॉमन है। आई थिंक मैं जितने डिपार्टमेंट को जानती हूँ, बहुत लोगों का हो सकता है कॉमन नहीं हो। तो जो ईसीई, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल, स्पेशली मैं इन तीनों डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो जो क्वेश्चन होता है वो 2 का होता है। एक जनरल होता है, एक आपका जो है आपका जो टेक्निकल जो है वो होता है, टेक्निकल जो होता है, और एक जनरल होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 65 होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का जो है आपको पता ही होगा, गेट जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है। उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 65 होता है, जिसमें से जनरल जो है वो सबके लिए कॉमन है। सिलेबस जिनको भी जनरल पूछा जाता है उनके लिए ये सिलेबस जो है वो जनरल कॉमन है, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन मतलब 15 नंबर का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होता है। इसमें से जो क्वेश्चन रहता है 10 क्वेश्चन, वो 5 + 5 क्वेश्चन जो रहता है वो 1 मार्क्स का रहता है, वो 1 नंबर का, और 5 क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है। यानी टोटल हो गया 5 दूनी 10, 5 15, 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन जो है वो फिक्स है सारे डिपार्टमेंट के लिए। और ये सबसे पहले जैसे हम लोग ओपन करेंगे ना, जैसे आप लॉगिन करिएगा, स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपका जनरल पेपर खुलेगा। तो आप चाहे तो जनरल पेपर बना सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप अपना टेक्निकल पार्ट में वहाँ पे जो आपका पेपर है उसमें भी क्लिक करके उसको भी बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल में जो है वो भी इसलिए जो है 2 पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। टेक्निकल में जो एक होता है मैथ जो है वो तीनों डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और ईसी हो गया, ये तीनों में कॉमन मैथ रहता है। ठीक है, मैथ कॉमन रहता है। तो ये नहीं है कि मैथ कॉमन है तो जो आपका मैथ जो है सबसे पहले पूछा जाएगा या फिर सबसे लास्ट में, ऐसा नहीं है। टेक्निकल में जो है मैथ जो है मिक्स है, तो आपको जो है कहीं पे भी मैथ घुसा देगा। पहला क्वेश्चन भी मैथ का है, हो सकता है 10 क्वेश्चन बाद मैथ का है, तो ऐसा रहता है। इसमें भी जो क्वेश्चन रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो रहता है वो 55 रहता है, और जो एक इधर बच गया, इधर हमारा 15 नंबर का है, तो इधर 85 नंबर का आपको इधर पूछा जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 50 शायद 50-50 का ही रेशियो रखता है, मैंने गिना नहीं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का भी रहेगा और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का भी रहेगा। सपोज है 55 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 20-30 का रेशियो रहे, या फिर 24-24 का रेशियो रहे, ऐसे कुछ 25-25 का भी रेशियो रह सकता है, या फिर उससे ज़्यादा कम का, मतलब मिक्स करके रहता है। तो दोनों जो है डिवाइडेड रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा।
और जो क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है ना 1 मार्क्स का, वो इसमें देखिए वो उसमें निगेटिव दोनों में रहता है, ठीक है। जनरल में भी तो निगेटिव 0.33 निगेटिव, इसमें तो होता है 0.66 निगेटिव। यानी आप 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं ना तो 2 नंबर तो इसका गया और 0.66 और गया, यानी 2.66 नंबर आपका जो है वो माइनस हो गया। अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो 1.33 नंबर आपका माइनस हो गया। तो इस चीज़ का हम लोगों को गेट में बहुत ध्यान रखना होता है। एक एक क्वेश्चन जो है ना हम लोगों को फूक कर बनाना होता है। आप कुछ भी ऐसे नहीं मार दीजिए, जब तक आप उस क्वेश्चन में 110% श्योर नहीं है तब तक उस क्वेश्चन को मत मारिए। एक क्वेश्चन को अगर आप का सही भी आंसर आ रहा है ना तो उसको रीचेक कीजिए, क्योंकि कभी प्लस माइनस में भी अगर गलत हो जाता है ना तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन आपका उसी टाइप से रहता है कि स्टूडेंट जो है कहाँ पे गलत कर सकता है। तो आपको बार बार एक बार देखिए, 2 बार चेक कीजिए, सही भी आ रहा है तो फिर भी चेक कीजिए उसको। तो ये था हमारा निगेटिव मार्किंग को लेकर के। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उस तरीके से डिवाइडेड रहता है, कुछ 2 नंबर का कुछ 1 नंबर का रहता है। 2 नंबर वाले में आपको जो है 0.66 निगेटिव रहेगा और 1 नंबर वाले में 0.33 निगेटिव रहेगा। अब मैथ की बात करते हैं सिलेबस की। तो मैथ का सिलेबस सबका जो है वो लगभग कॉमन है। जो मैथ मैं जहाँ से पढ़ती हूँ वो है BS ग्रेवाल की बुक आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो अभी जिनके पास नोट्स है वो नोट्स से पढ़ सकते हैं, जिनके पास टाइम है तो वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रेवाल बहुत अच्छी बुक है। सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो मैं इसी से पढ़ती हूँ। तो सब क्वेश्चन मैथ में जो मुझे जहाँ तक याद है वो कहाँ से पूछा गया था। तो एक जो क्वेश्चन है ना आपका, सबसे पहला चैप्टर होता है लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, मैथ में लीनियर अलजेब्रा एक चैप्टर है, उसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ जाना है। लीनियर अलजेब्रा से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो वो है पूछा जाता है। आप बोलेंगे 2 से 3 नंबर के लिए एक चैप्टर कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे एक नंबर के लिए आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कभी पढ़ भी लेते हैं तो कभी उस पर आता नहीं है। तो लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब फिक्स है, ये आपका जो आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर इस तरीके से निकालने के लिए आता है, जिस स्पेशली जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो आपका इसमें से पूछा जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा आप बहुत अच्छे से करके जाइए, लाइन बाय लाइन आप उसका पढ़ लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम लोगों का आया था क्वेश्चन, बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कुछ है, उसको भी पढ़ के आप जाइए। तीसरा जो है वो है कैलकुलस में भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तो आसान है, सबको आता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। कोई फंक्शन दे दिया था ग्राफ करके बहुत सारा, वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इस बार। तो इसी स्टैंडर्ड से पढ़िए, क्योंकि जो गेट इस बार जो IIT गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है तो उनका जो है वो अलग टाइप का, हर IIT का देखिएगा कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से रहता है, किसी से कम रहता है, कहीं से किसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो गायब किया रहता है। तो IIT गुवाहाटी जो है इस सारे टॉपिक पे ज़्यादा जो है फोकस कर रहा है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ लीजिए, उसमें मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, और पढ़ सकते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर। एक जो होता है ना ROC निकालने के लिए एक क्वेश्चन आता है हमेशा ROC निकालने के लिए, तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। आपका कम्प्लेक्स जो है कैलकुलस ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन, रेसिड्यू निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैथ का एक क्वेश्चन वहाँ से भी जो है हमेशा फिक्स रहता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक होंगे उसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है ना आपका मैथ का जो है VVI क्वेश्चन है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपका कम से कम रहेगा ही, कोई 1 नंबर का, कोई 2 नंबर का। तो इस तरीके से जो है वो गेट इस बार पूछ रहा है। तो ये था मैथ का। मैथ में भी कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, डिपेंड करता है। तो ये मैथ का सबका कॉमन होता है। अब आते हैं टेक्निकल में, जो अपना इनका सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको जो है बहुत सारा सब्जेक्ट जो है तीनों डिपार्टमेंट में कॉमन होता है। तो सबसे पहला जो है वो सिग्नल्स एंड सिस्टम सबका कॉमन है, तीनों सब डिपार्टमेंट में पढ़ना रहता है और तीनों में एक ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ाता है बहुत सारे कोचिंग में तो तीनों डिपार्टमेंट को, जब जो कॉमन जो
चलता है ना कॉमन जैसे सब्जेक्ट जिसमें है, तो तीनों डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाता है कि आ जाओ भाई एक साथ सब लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ लो। तो ये आपको जरूर करके जाना है। इसमें से बहुत सारा जो है डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। ग्राफ से जो है इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ का, जैसे y इक्वल टू xt का ग्राफ जो है कुछ दिया हुआ था बहुत लंबा चौड़ा, उसमें से आपको दूसरा ग्राफ निकालना था, उसको तोड़ मरोड़ कर फोल्ड करके ये करके, तो y इक्वल टू x माइनस समथिंग करके बहुत लंबा दिया हुआ था, उस ग्राफ को आपको निकालना है। तो उसमें से बहुत लंबा जो है वो जाता है। तो ग्राफ से एक क्वेश्चन बहुत सिग्नल सिस्टम में बहुत रहता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, वो भी आप उसको देख कर जाइए। बहुत सारा जो है वो इस टाइम पूछा जा रहा है। LTI से, लीनियर टाइम वेरिएबल, LTI सिस्टम, LTI जो सिस्टम है ग्राफ का, मतलब सिग्नल सिस्टम का, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। सिग्नल सिस्टम के लिए मैं जो बुक पढ़ती थी, जो वो है, आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, और एक हसू का बुक आता है मेरे पास, मैं इसी को पढ़ती हूँ जब मुझे पढ़ना रहता है ना। HP हसू का बुक सिग्नल सिस्टम का है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो जल्दी जल्दी में मैं इसको पढ़ लेती हूँ। ग्राफ भी वगैरह भी इसमें अच्छे से समझाया हुआ है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, सब जो है वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो सिग्नल सिस्टम सबका कॉमन है। ये सब जो है फॉर्मूला वगैरह जो है वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसको भी देख लीजिए। दूसरा जो है आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ से भी जो है 2 नंबर का 1 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। आप ओवरव्यू देख लीजिए, अगर डिटेल में पूरा नहीं जो है देखना चाहते हैं तो कम से कम लॉजिक गेट्स वगैरह, नंबर सिस्टम वगैरह, और जो कुछ है मल्टीप्लेक्सर वगैरह। मल्टीप्लेक्सर से तो क्वेश्चन हमेशा रहता है, लेकिन मेरे वाले में नहीं था, किसी वाले में हो सकता है। मेरे वाले में मल्टीप्लेक्सर से नहीं था, मेरे वाले में था शिफ्टिंग से, वो मुझे याद नहीं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। और जो सर्किट जो होता है ना, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सजोर गेट, एक्स नॉर गेट, ये सारे गेट का जो है वो आपको आउटपुट याद रहना चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम सबके लिए, तीनों के लिए कॉमन है। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ, मेरे में तो 4-5 नंबर का इससे क्वेश्चन था, पूरा एक बुक था, आप उसको पढ़ लीजिए। कंट्रोल सिस्टम VVI है और तीनों में कॉमन है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है ये कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल का है, तो कंट्रोल जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ना होता है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ना होता है, लेकिन जो गेट में पूछा जाता है वो पार्ट 1 से ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं कंट्रोल सिस्टम का एक BS मानके की बुक आती है, पतली सी, एकदम लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, और बिल्कुल मतलब बहुत कम में बहुत अच्छे से वो समझाया हुआ है कंट्रोल सिस्टम। तो अपने से पढ़ने से समझ में नहीं आता है तो नोट्स को पढ़िए, लेकिन कंट्रोल सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाइए, इसको छोड़ के मत जाइए। यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाएगा आराम से, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो था ये कंट्रोल सिस्टम। चौथा जो सब्जेक्ट है जो दोनों में हमारा कॉमन होता है वो है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी सब में कॉमन होता है, यहाँ से भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। मेरा तो थोड़ा सा इजी था, हम लोग को बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक से पढ़िए, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क भी पूछता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था आपका, सिंपल RLC सर्किट, RAC सर्किट, मतलब RLC सर्किट तीनों मिला के, मतलब RC RL ये सर्किट मिला के पूछा जाता है। फिर और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उससे जो है आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका EDC जो है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए और EC वालों के लिए। ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल वालों को यहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। EDC भी थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ लीजिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा सबसे पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का अलग हो जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में का जो बुक है इंस्ट्रूमेंटेशन से चला जाता है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी और बहुत सारा सब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल का हो जाता है, EC वालों का। लेकिन ये 4-5 सब्जेक्ट जो है ना वो सबको पूछा जाता है। मैथ, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सर्किट थ्योरी, ये 4-5 सब्जेक्ट है वो सब में जो है वो कॉमन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। ये जो है आप
के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये 2 दिनों में। ये 2 दिनों में सोचेंगे कि चलो कितना पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक उठाकर आप पढ़िए, एक बार रिवाइज कर जाइए, सारा फार्मूला वगैरह जो है सिग्नल सिस्टम का उसको देख जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। और क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर छोटा छोटा चीज़ जो रहता है वो क्वेश्चन में वहाँ पे आप गलती करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था गेट 2026 का कुछ, मतलब मैं बता रही थी आपको गेट 2026 के बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन का तो पेपर हो चुका है, लेकिन जो ईसी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं वो ये सारे टॉपिक को एक बार ज़रूर कवर कर ले, मतलब देख लें ये 2 दिनों में, तो आपका जो है हो सकता है आपका मतलब गेट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि पॉइंट मतलब क्या क्या आधा नंबर से बहुत लोगों का रह जाता है, 0.33 नंबर से रह जाता है, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका जो है वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं अगर एमटेक करने जा रहे हैं तो आपका एडमिशन किसी छोटे मोटे कॉलेज में भी हो जाता है ना, तो आपको स्टाइपेंड जो है वो आपका मिलना शुरू हो जाता है। गेट का स्कोर रहता है तो आपका स्टाइपेंड जो है, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आप जहाँ कर रहे हैं तो उसका जो खर्च है आपका उससे निकल जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा गेट का एग्ज़ाम देने में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल और इसी वालों को, उनको इन सारे मतलब इनसे फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।